हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए पेपर के साथ और इसमें आज हम बात करेंगे, इस पार्ट में हम बात करेंगे जो है दिसंबर 2014 पेपर 2 है ये। और पार्ट है आज हमारा मॉडर्न का पार्ट 3। ठीक है, बहुत आराम आराम से करेंगे, पूरा आराम से। मराठों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मराठों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मराठा साम्राज्य जिसकी स्थापना शिवाजी ने की थी, इसमें मराठा साम्राज्य के जो स्थापना हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान जो महाराष्ट्र धर्म है, धर्म का रहा। जिसमें क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र धर्म के जो संत थे उन सभी ने क्या किया, एक भावना, मराठावाड़ा की भावना इन लोगों के अंदर डाल दी। तो इसी में एक जो शिवाजी के गुरु थे रामदास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी दासबोध, जिसने मराठों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को प्रज्वलित कर दिया। तो शिवाजी ने जुन्नार, अहमदनगर परगनों की सरदेशमुखी, है ना, जो 10% वसूल करते थे, सरदेशमुखी 10% होती थी, चौथ होती थी 25%। सरदेशमुखी जहां से वसूल करते थे, वंशानुगत अधिकार वहां पर मानते थे, वंशानुगत। वही इस लैंड पर मराठों का वंशानुगत अधिकार रहा है की मांग की, जिसके संबंध में शहजादे मुराद ने, जो दक्कन में मुगल गवर्नर था, सम्राट के समक्ष, सम्राट उस समय शाहजहां, इसको बादशाह कहेंगे, बादशाह के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वादा किया। बिल्कुल बात सही है। जब शिवाजी ने, जो मुराद है उस समय जो शाहजहां का पुत्र था, से शिवाजी ने क्या किया कि उनको बताया कि देखिए भाई, हमें जुनार और अहमदनगर की क्या कर दे दें, सरदेशमुखी दे दें, और तो हम आपके साथ लग लेंगे और आपकी सहायता करेंगे। तो इस पर क्या कहा, जो मुराद ने क्या कहा कि तुम ऐसा करते हैं, हम शाहजहां से मिलते हैं और उसके बाद इस बार हम फाइनल कर देंगे। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल नो डाउट सही। उसके बाद 1644 के एक फरमान में कहा गया है कि शाहजी को विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया। शाहजी किसकी सेवा में थे? शाहजी कौन थे? शाहजी थे शिवाजी के पिता, है ना। वो किसकी सेवा में थे? पहले वो अहमदनगर और फिर वो बीजापुर की सेवा में थे। लेकिन उनकी जो गतिविधियां थी उसके कारण उनको 1644 में उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है, ये भी बात सही है। मवाली, जो पैदल, एक मवाली क्या थे, महाराष्ट्र की एक लड़ाकू जाति थी, पहाड़ी जाति थी ये। सैनिक दक्कन में शहजादे मुराद की सेना के सशक्त अंग बन गए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो शिवाजी की सेना थी उसमें भी मवाली प्रमुख थे, शिवाजी की सेना में भी सर्वाधिक संख्या में मवाली ही थे सर। ठीक है, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। शिवाजी ने 1657 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीता था। जावली की जो विजय हुई थी, ये बात सही नहीं है। जावली की विजय 1656 में हुई थी, तो इसका मतलब हमारा उत्तर ये है। ठीक है, और 1657 में क्या हुआ था? 1657 में शिवाजी की पहली मुठभेड़ किससे हुई? मुगलों से हुई।
ठीक है, शिवाजी की पहली मुठभेड़ किससे हुई? मुगल से हुई। ये बात सही है, तो ये हमारा डी इसका आंसर है हमारा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बताना है। उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपियन के मध्य के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित है। बिल्कुल, जब ये मान के चलें कि 15वीं सदी के अंत से लेकर जब सबसे पहले कौन आए थे? 15वीं सदी के अंत, जब पुर्तगाली आए ना, जब पुर्तगाली आए से लेकर 17वीं सदी तक है ना, 17वीं सदी तक ये उत, क्या था? ये उत्तर मध्यकाल था, क्योंकि ये मानते हैं कि 1707 से तो क्या हो गया था, 18वीं सदी से तो में आधुनिक काल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये बात 17वीं सदी तक, जब तक मतलब ये यूरोपियन आए, तो आरंभ में जो यूरोपियन का जो स्वरूप था वो क्या था? आरंभ में जो यूरोपियन का स्वरूप था, सभी यूरोपियन क्या थे? सभी यूरोपियन पहले तो व्यापारी थे। ठीक है, उनका व्यापारिक संबंध भारतीयों के साथ थे, जिसका फायदा भी भारत को हुआ ना, आरंभ में जिसका फायदा भी भारत को हुआ। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सही है। भारत में यूरोपियन व्यापारियों के बसने के बाद उनके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। ये भी बात सही है, जब ये लोग व्यापारी यहाँ पर आए, इनके साथ ये जब ये यहाँ पर सेटल हो गए, तो इनके साथ साथ इनके जो परिवार थे, इनके धर्मगुरु थे, मतलब ईसाई मिशनरीज थी, चिकित्सक थे, वो सभी यहाँ पर आए और यहाँ पर वो सेटल हो गए। तो ये भी बात सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं, पर व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका बी उत्तर होगा। प्रमोद शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। देखिए, ये प्रमोद शक्ति का मतलब होता है कौन किसके अधीन है ना, कौन किसके अधीन है, या ये कह सकते हैं कौन सर्वोच्च है। ठीक है, तो क्या हुआ था 1921 में, क्या बनता है? नरेश मंडल बनता है। नरेश मंडल का गठन हुआ, जिसमें काफी जो इसमें 108 के आसपास रियासतें थी, शामिल हुई है ना, सभी शामिल नहीं हुई है ना। इसके जो चांसलर बने, इसके पहले चांसलर, क्वेश्चन आया था, पहले चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। ठीक है, जो चांसलर होता था किसका प्रतिनिधि होता? चांसलर वायसराय का प्रतिनिधि था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नरेश मंडल में ये हुआ। उसके बाद 1927 में क्या हुआ? बटलर आयोग, जिसमें क्या स्पष्ट किया गया? जिसमें स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश
क्राउन सर्वोच्च है और सभी भारतीय रियासतें उसके अधीन है। तो इसके मतलब क्या हुआ? तो ये क्या था, राजा रजवाड़ों के संबंध में ये क्लियर किया गया कि भारतीय रियासतों के साथ क्राउन के क्या संबंध हैं, भारतीय रियासतों के क्राउन के साथ रिलेशन। तो ये हमारा उत्तर हो गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1890 है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1890 है ये। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये इसमें क्वेश्चन गलत आया था, लेकिन इसका जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो 1890 में ही पास होता है। तो इसमें लड़कियों की जो शादी की जो उम्र है ना, 12 वर्ष की गई थी ना। इसको पास किसने करवाया था? बहराम जी मालाबारी ने। ठीक है, ये पारसी समाज सुधारक थे। ठीक है, इससे पहले वो आया था ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह एक्ट आया था 1872 में, जिसको किसने पास करवाया था? केशव चंद्र सेन। नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं इसको। केशव चंद्र सेन है ना। इसके बाद ये इसमें जो एज रखी गई थी, ब्रह्म विवाह एक्ट में एज रखी गई थी 14 वर्ष। लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन खुद की बेटी का विवाह ही 12 वर्ष समथिंग सम मंथ की उसकी बेटी थी, उसका विवाह ही वो कूच बिहार के राजा के साथ करते हैं, मतलब जिसके कारण ब्रह्म समाज में टूट आती है। तीसरा जो एक्ट आया 1930 है ना, सारधा, जो इसमें क्या किया गया? इसमें एज कितनी की गई शारदा अधिनियम में? पहले देखिए 1872 में 14 कर दी, 1890 में वापसी 12 कर दी, और अब शारदा में फिर से 14 वर्ष कर दी, है ना। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट पे जो है, इसकी आलोचना किसने, एज ऑफ कंसेंट एक्ट की आलोचना किसने की थी? तिलक ने की थी। और तिलक ने कहा था, देखिए भाई, ये हमारे निजी मामले हैं, इनको हम देख लेंगे कि हमारे बच्चों की शादी हमने कब करनी है कब नहीं करनी है, तो ये हमारे निजी मामले हैं, इनमें अंग्रेजों को दखल नहीं देना चाहिए। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो भारत का एक ही टीपू सुल्तान, जिसको जिसने शासन किया 1780 से लेकर 1799 तक। अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध लड़े, सेकेंड अंगल में बना था, इस अंगल सेकेंड अंगल बखा अंगल अफगान युद्ध, तो सॉरी अंगल मैसूर युद्ध, है ना, जो कि 1782 में बना था, सॉरी 82 में,
1780 से लेकर 1784 हुआ। थर्ड अंगल मैसूर युद्ध, 1790 से लेकर 1792 हुआ। आधा राज्य टीपू हार गया, अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों में उसके सहयोगी को देना पड़ा, उसके सहयोगी। ठीक है, सहयोगी कौन थे? मराठा व निजाम। ठीक है, ये इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ना। ठीक है, उसके बाद चौथा अंगल मैसूर युद्ध होता है। चौथा अंगल मैसूर युद्ध होता है 1799 में ना। टीपू की मृत्यु हुई, इसमें टीपू लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, टीपू इसमें लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। सीधा साधा दैत्य इसको कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। स्वतंत्रता का इसने वृक्ष लगवाया, और इसके अलावा क्या किया इसने? अरबी कैलेंडर जारी किया। अरबी कैलेंडर जारी किया और नए पंचांग की शुरुआत की। और क्या किया था? 1784 में अपने साम्राज्य को सात प्रांतों में बांटा। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, चलिए, उन राज्यों को क्रमानुसार लगाइए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के माध्यम से किया। किस किस का विलय कब कब किया? देखिए, झांसी का विलय 1853 में किया था, उदयपुर का 1852 में किया था, सतारा का 1848 में किया था, और संबलपुर का 1849 में किया था, और बघाट का 1850, और नागपुर का 1854। ठीक है, तो ये 17 सबसे पहले किया था ना। जो लैप्स की नीति है, लैप्स की नीति अंग्रेजों की अंतिम क्या है? अंतिम विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेजों की अंतिम विस्तारवादी नीति थी। तो उत्तर क्या हुआ इसमें? सबसे पहले 3 है, 3 के बाद 4 है, तो सी उत्तर हुआ। पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली कंपनियों को कितनी गारंटी दिया गया था? उसमें कहा गया था कि आप कोई जितना भी पूंजी इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपको उसके ऊपर
5% का लाभांश दिया जाएगा, मतलब चाहे नुकसान हो उसके बाद भी आपको लाभांश दिया जाएगा। यही स्थिति, यह जो दर है, यही दर, मतलब इन्वेस्ट करने की यही दर, जबकि इंग्लैंड में, जबकि इंग्लैंड में जो ये दर थी ना, 2% थी, तो ये तो इंग्लैंड में 2%, यहाँ पर 5% ठोक दिया, क्योंकि जो ये 5% लाभांश जाता था ये भारतीय खजाने से जाता था, भारतीय खजाने से जाता था। रेल का प्रयोग तो अंग्रेज कर रहे हैं, भारतीय खजाने से ये सारा धन जाता है। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना किसने की है? ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो तुलना की है वो किसने किया है? किसने किया है ये किया है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्रा ने, विपिन चंद्र पाल ने, विपिन चंद्रा ने किया है। विपिन चंद्रा राष्ट्रवादी इतिहासकार, अभी कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने की जो बुक है, एक सबसे मेन जो जिसके लिए जाने जाते हैं वो है भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास। राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास इनकी पुस्तक है, जिसके लिए नाम से जाने जाते हैं। अनिल जो सील हैं, ये इनकी जो किताब का नाम है वो क्या नाम है? अनिल सील की किताब का नाम द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द emergence of Indian नेशनलिज्म। ठीक है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन थे ये। सी बेली हैं ये, इंग्लैंड के हिस्टोरियन हैं, इंग्लैंड के हैं ये। इन्होंने किताब लिखी थी द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। एक इन्होंने किताब लिखी द इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था। सुमित सरकार के भारत का आधुनिक इतिहास का एक किताब रखी, अच्छी किताब है, नेट के लिए पढ़ सकते हो। भारत का आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास, सॉरी, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये तो हमारा उत्तर इसमें बी है। द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक के पुस्तक के लेखक कौन? अभी हमने बताया, ये इसके अनिल सील हैं इनके लेखक, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है ये। और जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ने क्या कहा है, ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा? फिरौती। ये तो जो
फिरौती के लिए किए गए आंदोलन, फिरौती के लिए किए गए आंदोलन। चलिए, इसके बाद है कांग्रेस में 1922 से 23 स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था। देखिए क्या होता है कि 1922 में क्या हुआ, गया अधिवेशन हुआ, गया अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे सी आर दास। इसमें विधान परिषदों में परिषद के चुनाव को लेकर विधान परिषद के चुनाव को लेकर दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप थे। कौन कौन से? एक परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी कौन थे? जो भाग लेना चाहते थे। और अपरिवर्तनवादी जो भाग नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, तो परिवर्तनवादियों में कौन था? परिवर्तनवादियों में थे मोतीलाल नेहरू, वो जो भाग लेना चाहते थे, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, हकीम अजगर खां, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल परिवर्तनवादी थे, और श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर, मदन मोहन मालवीय, ये कौन थे? आदि। ये क्या थे? ये सारे परिवर्तनवादी थे, सारे भाग लेना चाहते थे। अपरिवर्तनवादी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी आदि। ये चाहते थे कि भाग ना ले। तो ये सब तो इन सब लोगों ने 1923 में, मार्च 1923 में इन दोनों ने क्या किया था? मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने आगे जिसने जिसने नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लिया। और 101 सीटों में से कितना? 42 जीता। अच्छी सक्सेस इनको मिली, है ना। और अगर हम बात करें विधान परिषद के जो चुनाव, विधान परिषद के चुनाव के 1920 के चुनाव में केवल किसने भाग लिया था? 1920 के चुनाव में एस एन बनर्जी, जो एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो पार्टी थी ना, पार्टी, उसका नाम था नेशनल लिबरल फेडरेशन, ने भाग लिया था।
नेशनल लिबरल फेडरेशन, नेशनल लिबरल फेडरेशन ने भाग लिया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो हमारा उत्तर इसका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपरिवर्तनवादी थे। रेशमी रुमाल षड्यंत्र क्या था? रेशमी रुमाल षड्यंत्र क्या था भाई? इसमें ये था कि कुछ जो लोग थे, एक समूह था जो ये चाहता था, ये 1913 से 1920 के बीच रहा इसका प्रभाव। 1920 इन लोगों का प्रयास क्या था? तुर्की व अफगानिस्तान से सहायता प्राप्त कर ब्रिटिश से मुक्ति प्राप्त करना। ब्रिटिश से मुक्ति प्राप्त करना। और ये जो अपने संदेश हैं, ये जो रेशमी कपड़े पर होते थे, उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला इसमें शामिल थे। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहां पर पारित किया? तो कराची अधिवेशन 1931, सरदार पटेल अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष। इसमें गांधी का विरोध हुआ था। गांधी ने क्या कहा था? गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। ठीक है, गुवाहाटी अधिवेशन जो हुआ, गुवाहाटी में क्या फैसला हुआ था? गुवाहाटी में क्या फायदा? इसका श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। इसमें खादी पहनना अनिवार्य किया गया। और मद्रास अधिवेशन 1927 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एम ए अंसारी। और लाहौर अधिवेशन, इसमें JLN नेहरू। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है ना, पारित हुआ और कह दिया गया कि पूर्ण स्वराज से कम हम किसी पे समझौता नहीं करेंगे। तो हमारा उत्तर ये है। तो ये बताने हैं कि कौन सा कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 है ना। इसके अनुसार क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। ये बात आप ध्यान में रखें कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार हुआ। वो हुआ कैबिनेट मिशन के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद बॉम्बे प्लान 1944, और ये बम्बई के उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पतियों द्वारा। साइमन कमीशन 1928,
है ना, भारत आया था 1928 में। साइमन गो बैक के नारे लगे ना। इसको व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। क्योंकि इसमें सभी 7 अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। माउंटबेटन ने कौन सा प्लान दिया था? बाल्कन प्लान। जिसमें बंटवारे की योजना थी। ठीक है, जिसमें बंटवारे की योजना थी। ये 3 जून 1947 को दिया था, 3 जून 1947। तो उत्तर क्या हुआ? सबसे पहले साइमन कमीशन, 3 आएगा, 3 के बाद बॉम्बे प्लान, 2, फिर 1, फिर ये 3, 2, ये बी उत्तर आएगा। जनरल विल का जो सिद्धांत है वो किसका है? जनरल विल का सिद्धांत रूसो का है। रूसो ने दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। जो रूसो क्या कहते हैं कि देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन अपने अंतिम समय तक वो अनेक बेड़ियों से जकड़ जाता है, ये रूसो का कहना था। किस दार्शनिक ने कहा है कि रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि ना तो ये पवित्र है ना ही ये साम्राज्य है? ये बात किसने बोली है? वॉल्टेयर ने बोली है। वॉल्टेयर फ्रांस के थे ये, है ना। और 1789 की क्रांति पर इनके विचारों का प्रभाव था। उत्तराधिकारवाद के बारे में क्या सही नहीं है? यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो ये सही नहीं है ना। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियन जो हैं वो जो परंपरागत तरीके से इतिहास लिखा गया है उसका उन्होंने उनको क्रिटिक किया है। इसके इतिहास लेखन ने कम जानने वाले व्यक्तियों को पुनः जानने की उत्सुकता शुरू की है। इसका सैद्धांतिक योगदान इसका प्रत्यक्षवाद पर सम्मुख आक्रमण ना, प्रत्यक्षवाद पर सीधा आक्रमण है। इतिहास की कृतियों जिन पर इसका प्रभाव स्पष्ट है वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुंचाता परंतु उस पुराने विषयों में भी नवजीवन डालता है। ये बात सारे सही हैं, एक नहीं है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1920 में हुई। उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कौन करता है? एम एन जोशी। 20 में 7 थे, एम एन जोशी। ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ठीक, 1919। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये था और ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे फटाफट। तो चलिए।